जी, मैं डॉक्टर GM चौधरी हाज़िर खिदमत हूँ। मैं कैरियर प्लानिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आपसे बात कर रहा हूँ। आज ये हमारा इंग्लिश लैंग्वेज पर चौथा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि हैंड राइटिंग स्किल्स क्या हैं और किस तरीके से आप हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एग्ज़ामिनेशन में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर आप एग्ज़ामिनेशन में नहीं हैं तो वैसे भी अगर आप लिखेंगे तो जो आपके दोस्त अहबाब हैं या जहाँ पे आप किसी दफ्तर में आप काम कर रहे हैं, जो आपके सीनियर ऑफिसर हैं या जूनियर्स हैं, दे विल अप्रिशिएट कि आपका इंतहाई खूबसूरत हैंड राइटिंग है। अगर बुरा हैंड राइटिंग है तो फिर अक्सर उसका यही प्रॉब्लम होता है कि फिर आपको बुलाया जाता है जी कि आप ये बताएं जी ये आपने क्या लिखा है। तो एक उर्दू में मुहावरा है कि लिखे मूसा और पढ़े खुदा। बेसिकली इसको थोड़ा सा मिसकंसीव किया जाता है। एक शख्स का नाम जो है वो कहा जाता है कि मूसा उसका नाम था और उसका हैंड राइटिंग इतना गंदा हैंड राइटिंग था कि वो जिस किसी को भी कोई चीज़ लिख कर भेजता तो फिर उसको ख़ुद बुलाया जाता कि जनाब आप तशरीफ़ लाएं और पढ़ के बताएं कि ये आपने क्या लिखा है। तो अगर आपने भी इसी तरह के पेपर अटेम्प्ट किए, चाहे आप CSS दे रहे हैं, आप PMS या आप किसी जुडिशरी के एग्ज़ाम या आप किसी और प्रोफेशनल या एजुकेशनल एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, तो देखें कि एग्ज़ामिनर का आपके साथ कांटेक्ट नहीं होता, वो आपको कतई तौर पर नहीं बुलाएगा। उसके पास एक बड़ा सीधा सा हल मौजूद होता है कि वो आपका जो सारा क्वेश्चन है उस पर क्रॉस लगाएगा और आपको ज़ीरो अवार्ड करेगा। और फिर आप जब फेल हो जाएंगे तो अक्सर लोगों को मैंने कहते सुना है और मेरे पास अक्सर लोग एकेडमी में तशरीफ़ लाते हैं और वो कहते हैं जी कि मैंने पेपर तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया था और मेरे साथ बहुत ज़्यादती हुई है कि मुझे फेल कर दिया गया है। और वो ये कभी केयर नहीं करते कि उन्होंने शायद इस किस्म का लिखा हो कि जिसे उनका एग्ज़ामिनर जो है वो प्रॉपरली पढ़ ही ना सका हो। अभी मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि हमारा एक बहुत सीनियर अफसर होता था जो कि बहुत बड़े बड़े आला ओहदों पर फाइज रहा। तो वो शख्स इस किस्म का हैंड राइटिंग लिखता था कि हम तो पढ़ नहीं सकते थे या हमें उसका कोई एक पैरा पढ़ने के लिए कोई 1 घंटा लगता, फिर हम उसे अलग से टाइप करते और उसका मतलब समझते, फिर भी 2-4 लफ्ज़ ऐसे ज़रूर आ जाते जो हम नहीं पढ़ सकते थे। तो फिर हमें उसके पास जाना पड़ता और पूछते कि जनाब ये बताएं ये आपने क्या लिखा है, तो फिर वो ख़ुद भी ना पढ़ सकता। तो अगर आपने भी इस किस्म का हैंड राइटिंग लिखा तो फिर जैसा कि आपको पता है कि ये जितने भी कंपेटिटिव एग्जामिनेशन है इसमें 2.5 से 3% लोग इंग्लिश के सब्जेक्ट में पास होते हैं। तो फिर वो जो 97 या 98% फेल होने वाले लोग हैं उनमें आप भी शामिल होंगे। और मैं आपको यहाँ पर एक टेक्निकल बात बताऊं कि ये जो हैंड राइटिंग है इस पर बहुत सारी दुनिया में साइकोलॉजिकल स्टडीज़ हो चुकी है कि इसका क्या इम्पैक्ट है। और एक ऐसी स्टडी की गई कि जिसमें एक ही टेक्स्ट जो है उसको 5-6 मुख्तलिफ हैंड राइटिंग्स में लिखा गया, जिसमें इंतहाई खूबसूरत हैंड राइटिंग भी था, उसमें लो क्वालिटी का हैंड राइटिंग भी था और उसमें इंतहाई बदसूरत किस्म का हैंड राइटिंग था। और वो सेम कंटेंट जो है वो मुख्तलिफ एग्जामिनर्स को दे दिया गया और उनने ये किया कि जिस शख्स का अच्छा हैंड राइटिंग था उसको बेहतरीन मार्क्स दिए और जिस शख्स का बुरा या ना पढ़ा जाने वाला हैंड राइटिंग था तो उसको फेल कर दिया। और उससे नतीजा ये अखज़ किया गया कि अगर आप बुरा हैंड राइटिंग लिखेंगे तो आपका कंटेंट अगर इंतहाई कॉम्प्रिहेंसिव, रैशनल और बेहतरीन होगा तो इवन देन आपको फेल कर दिया जाएगा। कि यकीनन देखें कि ये मैंने अपने पहले लेक्चर में कम्युनिकेशन प्रोसेस बताया था कि अगर आपका हैंड राइटिंग प्रॉपर तरीके से आपके आइडियाज़ को कम्युनिकेट कन्वे नहीं कर रहा तो यकीनन आपके एग्ज़ामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो
जो 3 घंटे में आपने पेपर अटेम्प्ट किया है उसे पढ़ने के लिए 5 घंटे लगाए, और किसी भी एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता। इसलिए फौरी तौर पर आपका अगर हैंड राइटिंग ख़राब है, अगर आपकी स्पीड कम है, तो इस पर आप कंसंट्रेट करें, अपने हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करें, अपनी स्पीड को बेहतरीन करें। आपकी अगर स्पीड बेहतरीन होगी तो फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा मटीरियल लिख सकेंगे। अक्सर लोगों को, कैंडिडेट्स को मैं जानता हूं कि जो इंतहाई इंटेलिजेंट या इंतहाई हार्ड वर्किंग होते हैं, लेकिन जब पेपर अटेम्प्ट करके आते हैं तो वो बताते हैं जनाब वो वक्त कम था, जबकि वक्त तो सबके लिए 3 घंटे होता है। तो बेसिकली उनकी स्पीड कम होती है। तो अगर आपकी स्पीड मुनासिब नहीं होगी तो फिर आप सारा पेपर विदिन 3 आवर्स या जो भी प्रेस्क्राइब टाइम है उसमें अटेम्प्ट नहीं कर सकेंगे। इस तरह आप फौरी तौर पर अपने हैंड राइटिंग पर तवज्जो दें और अपनी स्पीड को भी इम्प्रूव करें। और मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि अगर आपका हैंड राइटिंग और आपकी स्पीड इम्प्रूव हो जाती है तो सेम मटेरियल के साथ, सेम कंटेंट के साथ आपके मार्क्स जो हैं वो 10% इम्प्रूव हो जाएंगे। तो चलें अब हम डिटेल के साथ मैं आपको बताता हूं कि हैंड राइटिंग स्किल्स क्या है और उसमें अच्छा हैंड राइटिंग जो है उसकी प्रैक्टिस कैसे की जानी चाहिए। और मैं यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म के सैम्पल और स्पेसिमन भी बताऊँगा कि बुरा हैंड राइटिंग क्या होता है और अच्छा हैंड राइटिंग क्या है। और ये सारे के सारे मैंने प्रैक्टिकल पेपर से या मुख्तलिफ़ जगहों से लिया है, ये को हमारा ज़हनी इख्तरा नहीं है। तो आइए अब आप मेरे साथ मेरी प्रेजेंटेशन में ज्वाइन करें। जी ये आपके सामने जी फर्स्ट स्लाइड मौजूद है, ये आपको बता रही है कि हैंड राइटिंग क्या है। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हैंड राइटिंग एक वाहिद टूल है, वाहिद मेथड है या मीडियम है कि जिससे कोई स्टूडेंट या कैंडिडेट जो है अपने एग्ज़ामिनर को इम्प्रेस कर सकता है। और यकीनन अगर आपका एग्ज़ामिनर आपके हैंड राइटिंग से इम्प्रेस होगा तो आप अच्छे मार्क्स ले सकेंगे। देखें मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि खूबसूरती हर शख्स को इम्प्रेस करती है। अगर आपने बुरा लिखा तो फिर आप ये अश्योर कर लें कि आपको, अगर आप फेल नहीं होंगे तो आपको कम मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। तो अगर नफ्सियाती तौर पर देखा जाए तो हमारे पास बहुत सी स्टडीज़ हो चुकी हैं जिसमें ये बताया गया है कि हैंड राइटिंग जो है वो हमारी पर्सनैलिटी के मुख्तलिफ आस्पेक्ट्स जो है उनको रिवील करता है। वो भी मैं यहाँ पर मुख्तसरन डिस्कस करूँगा ताकि आपको पता चले कि अगर आपका बुरा हैंड राइटिंग है तो आपको क्या समझा जाएगा। ये जी आपके सामने है जी कि हैंड राइटिंग जो है साइकोलॉजिकली इससे क्या मुराद ली जाती है, ये क्या शो करता है। ये आप अच्छा हैंड राइटिंग है या बुरा है तो ये आपके इंटेलिजेंस लेवल को शो करता है, ये आपके इमोशनल बैगेज को शो करता है। अगर आप कंफ्यूज शख्स हैं तो आपका गंदा हैंड राइटिंग हो सकता है। वोलाटिलिटी या पर्सनल टेम्परामेंट को भी शो करता है, मेंटल और एप्टीट्यूडनल एस्पेक्ट को भी शो करता है, पर्सनल एस्टीम या सेल्फ एस्टीम को भी शो करता है, इंट्रोवर्शन या एक्सट्रोवर्शन को भी शो करता है। देखें यहाँ पर पर्सनल एस्टीम से मुराद ये है कि अगर आपका बुरा हैंड राइटिंग है तो यकीनन आपको लोग बुरा भला कहेंगे, और इसके बावजूद अगर आप बर्दाश्त करते और अपने हैंड राइटिंग को इम्प्रूव नहीं करते तो यकीनन आपके पर्सनल एस्टीम के इशू हैं। देन जी ये देखें आपके सामने एक डायग्राम मौजूद है जो आपको बता रही है कि किस तरीके से आपका हैंड राइटिंग जो है और ख़ास तौर पर जो पुअर हैंड राइटिंग है आपको इफ़ेक्ट करता है। सबसे पहले इसमें ये देखें कि लो मार्क्स हैं, उसके बाद ये आपके सामने जो नेक्स्ट है कि आप किस तरीके से लो सेल्फ एस्टीम है, स्लो डाउन प्रोग्रेस है, फ्रस्ट्रेशन टू एग्ज़ाम्स है, वीकन एजुकेशनल प्रोग्रेस है। देन उसके बाद आप देखते हैं कि आ जाता है जी इंटरफियरेंस विद लर्निंग आ जाती है, उसके बाद ये लॉस ऑफ मोटिवेशन है। देन हमारे पास ये अवेडिंग ऑफ स्कूल वर्क है, फिर है जी हमारे पास इनएबिलिटी टू टेक नोट्स है। ये अगेन मैं करता हूँ जी, ये लो मार्क्स हैं। लो मार्क्स के
बाद लो सेल्फ एस्टीम है, फिर उसके बाद ये हमारे पास स्लो डाउन प्रोग्रेस है। तो देखें ये कितने इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, सिर्फ एक वजह से कि यू हैव द पुअर हैंड राइटिंग। इसलिए फौरी तौर पर अपने हैंड राइटिंग पर गौर करें। बाज़ार में बहुत सारी वर्क बुक्स मिल जाती हैं, प्रैक्टिस बुक्स भी उन्हें कहते हैं, जिन पर वो आउटलाइन की फॉर्म में इंग्लिश लिखी होती है। अगर आप एक हफ़्ता प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके हैंड राइटिंग के मतलब जो इश्यूज़ है वो ख़त्म हो जाएंगे। अब आप किस तरीके से अपने हैंड राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले जी आप या अपनी स्पीड को कैसे बेहतर कर सकते हैं। हमेशा एक अच्छा पेन इस्तेमाल करें, हमेशा पेन को रिलैक्स्ड ग्रिप रखें। बाज़ लोग बड़ा सख्ती के साथ उसको पकड़ते हैं जिससे वो जल्दी थक जाते हैं। आपका रिलैक्स्ड सिटिंग पोस्चर होना चाहिए। आप जब भी लिखें कोशिश करेंगे आप राइटिंग ड्रिल्स, जैसा कि मैंने बताया कि वर्क बुक्स होती हैं, वक्तन फ़वक्तन आप उन पर प्रैक्टिस करें ताकि आपके जो सर्कल्स या कर्व्स हैं लेटर्स के वो बेहतर रहें। उसके बाद और जो इस किस्म की चीज़ें हेल्पिंग मटीरियल वो यूज़ करें। आप राइटिंग जो पेपर है उसको मुख्तलिफ एंगल से रोटेट करें अपने हाथ के नीचे और देखें कि आप किस तरीके से लिखते हैं। कोशिश करें कि आप लाइंड पेपर यानी कि लकीरों वाले पेपर पर या टेम्पलेट बने हुए पेपर पर लिखें, उससे आपकी लाइन सीधी रहेगी। अक्सर देखा गया है जी कि लाइन शुरू तो मशरक़ से होती है और चली मगरब को जाती है। उसके बाद कोशिश करें कि आप एक अपना खूबसूरत हैंड राइटिंग यानी कि डिस्टिंक्टिव या पर्सनल हैंड राइटिंग स्टाइल डेवलप करें। उससे फिर जैसे जब भी आप लिखेंगे लोग पहचान लेंगे कि ये कौन शख्स है और इसकी क्या पर्सनैलिटी है। उसके बाद जनाब आप बार बार प्रैक्टिस करें जब भी आपको टाइम मिले। ज़रूरी नहीं कि आप रोज़ लगे रहें, लेकिन आप 15 दिन प्रैक्टिस करें रेगुलरली और उसके बाद फिर जब आपको टाइम मिले 5-10 मिनट कर लें, नतीजतन आपका हैंड राइटिंग ठीक हो जाएगा। उसके बाद ये है जी कि गुड हैंड राइटिंग डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस ओनली, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो यकीनन आप अपनी नाकामी को यकीनी बना रहे हैं। अक्सर मैंने ये जो कंपेटिटिव एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स देखे हैं वो सारा साल या 2-2 साल पढ़ते हैं, लेकिन जहाँ तक लिखने का ताल्लुक है तो वो सिर्फ पेपर वाले दिन लिखते हैं। तो नतीजतन जब वो लिखते हैं तो उनका पेपर हाथ जो है साथ नहीं देता। और ख़ास तौर पे आपने देखा है कि CSS या PMS के डेली 2 पेपर होते हैं, तो उससे मुराद ये है कि कम से कम आपने 6 घंटे लिखना है। तो जिस शख्स ने कभी लिखने की प्रैक्टिस ही ना की हो तो यकीनन वो 6 घंटे एक दिन में कैसे लिखेगा। तो उसका नतीजा ये निकलता है कि पहला पेपर ठीक होता है और सेकंड टाइम का जो पेपर है उसमें आपके पास जो मटेरियल होता है आप वो सारा मटेरियल लिख नहीं पाते, नतीजतन आपको नंबर कम मिलते हैं या आप फेल हो जाते हैं। इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस करें। जैसा कि कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। तो इसलिए जितनी आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, और देखिए कि हैंड राइटिंग एक ऐसी चीज़ है जिसने सारी ज़िंदगी आपके साथ चलना है। इसलिए एक मर्तबा अगर आपने खूबसूरत हैंड राइटिंग डेवलप कर लिया है तो फिर सारी ज़िंदगी आपको आसानी रहेगी। ये कोई पीरियडिकल नहीं है कि आप एक दिन के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर ये जो गाइडलाइंस लिखी हैं इन गाइडलाइंस को आप फॉलो करें। नेक्स्ट है जी कि अच्छे हैंड राइटिंग का असर क्या होता है जी। गुड हैंड राइटिंग अट्रैक्ट्स अटेंशन ऑफ एग्जामिनर। गुड हैंड राइटिंग में fetch 5 to 10% more marks during evaluation of answer paper sheets in subjective papers। ऑब्जेक्टिव पेपर में तो देखें जी आपने येस और नो करना होता है, उसमें राइटिंग स्किल्स इतनी मैटर नहीं करती। उसके बाद आपने अगर अच्छा लिखा हुआ है तो आपका एग्जामिनर आसानी के साथ पढ़ लेगा। इसी तरह आपका जो अच्छा हैंड राइटिंग है वो एग्जामिनर को ये कन्वे करेगा कि ये जो कैंडिडेट है इसने बड़ी सीरियस तैयारी की है, ये लाइटली एग्ज़ाम को नहीं ले रहा। उसके बाद यकीनन अगर आप स्टूडेंट है तो अगर आपका अच्छा हैंड राइटिंग है तो आपको क्लास में मुख्तलिफ इनामात भी मिल सकते हैं। अगर आपका बुरा हैंड राइटिंग है जी तो फिर उसके नताइज जो कि पहले मैंने बताया उससे उल्ट होंगे। सबसे पहले तो आप मेंटल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में रहेंगे, चूँकि वो एक
ڈیفیکلٹی ہے، برا ہینڈ رائٹنگ ذہن پر اثر انداز ہوتا ہے، ایگزامینر کو افینڈ کرتا ہے۔ جب ایگزامینر افینڈ ہوتا ہے تو آپ کو وہ کم نمبر دے گا یا فیل کرے گا۔ اسی طرح جیسا کہ پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سیم کانٹینٹ کے پیپر مختلف ہینڈ رائٹنگ میں جب مختلف ایگزامینر کو دیے تو انہوں نے سیم میں مختلف مارکس ایوارڈ کیے، جس سے یہ ظاہر ہوا کہ آپ کا ہینڈ رائٹنگ بڑا امپورٹنٹ ہے اگر آپ نے کوئی بھی ایگزام دینا ہے۔ سی ایس ایس، پی ایم ایس اور جوڈیشری کے ایگزامز میں اکثر لوگ اس وجہ سے فیل ہو جاتے ہیں کہ ان کا یا ہینڈ رائٹنگ اچھا نہیں ہوتا یا ان کی سپیڈ اچھی نہیں ہوتی۔ اگر آپ کا برا ہینڈ رائٹنگ ہے تو جو آپ کا ایگزامینر یا ویلیویٹر ہے وہ بھی آپ کے ساتھ انتہائی برا سلوک کرے گا اور پھر ساری زندگی آپ پچھتاتے رہیں گے اور آپ ایگزامننگ اتھارٹی کو کوستے رہیں گے جی کہ آپ کو تو بڑا کچھ آتا تھا لیکن آپ کو فیل کر دیا گیا۔ لیکن اگر آپ سیریسلی سنجیدگی کے ساتھ اپنی خامیوں کا جائزہ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے فیل ہونے میں، زندگی میں یا کیریئر میں ناکام ہونے میں آپ کا ذاتی رول ہے، اس میں کسی دوسرے شخص کا رول نہیں ہے۔ یہ جی اب آپ دیکھیں یہ ایک اچھے ہینڈ رائٹنگ کا اسپیسیمن ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ اتنا خوبصورت ہینڈ رائٹنگ ہے کہ ہر شخص اس کو پڑھ سکتا ہے آسانی کے ساتھ۔ یقیناً آپ کا ایگزامینر بھی اس کو آسانی کے ساتھ پڑھے گا، تو جب آپ نے اچھا کانٹینٹ بھی دیا ہوگا تو آپ کو اچھے مارکس دے گا۔ یہ ایک دوسرا سیمپل ہے، یہ بھی ایک انتہائی بیوٹیفل ہینڈ رائٹنگ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ایک تیسرا ہے، یہ دیکھیں گے ایک پاکستانی پیپر سے لیا گیا ہے اور یہ بھی ایک انتہائی بیوٹیفل ہینڈ رائٹنگ ہے۔ دیکھیں اس میں جو الفابیٹس ہیں یا لیٹرز ہیں ان کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد جی یہ جی اب دیکھ لیں جی برا ہینڈ رائٹنگ۔ اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ آپ اس کو کیا پڑھیں گے۔ کم از کم جی میں تو ان الفاظ کو نہیں پڑھ پا رہا۔ تو اگر آپ نے اسی طرح کا لکھا تو پھر ایگزامینر جو آپ کا حشر کرے گا، پھر ساری زندگی آپ بتاتے رہیں گے جی کہ میں تو بہت لائق تھا لیکن جی میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اور بیسیکلی ایگزامینر نے آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کی، آپ نے خود اپنے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے۔ یہ ایک اور پیٹرن ہے، یہ دیکھیں جی اس میں بہت ساری کٹنگز ہیں، تو کٹنگ سے ایگزامینر یہ امپریشن لیتا ہے جی کہ اس بندے نے یا تو بوٹیاں استعمال کی ہیں، نقل کی ہے اور اس نے مختلف جگہوں سے جیسے جیسے اس کو ہیلپنگ مٹیریل ملتا رہا ہے تو یہ اپنے آنسر میں کانٹ چھانٹ کرتا رہا ہے۔ تو اس سے بہت برا امپریشن ملتا ہے۔ آپ کا اگر اچھا بھی کانٹینٹ ہو تو آپ کو ایگزامینر اچھے مارکس نہیں دے گا۔ یہ ایک دیکھ لیں جی، یہ بھی ایک مشکل سے پڑھا جانے والا ہینڈ رائٹنگ ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھ لیں جی، اس میں تو کٹنگز کی بڑی انتہا ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس اسٹوڈنٹ کے ساتھ جو ایگزامینر ہے اس نے کیا حشر کیا گیا۔ یہ بھی بالکل اسی کی کنٹینیوشن ہے، یہ بھی ایک برا ہینڈ رائٹنگ ہے۔ اب دیکھیں جی کہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ کا اچھا ہینڈ رائٹنگ ہے تو یہ آپ کی اوورآل انٹلیکچول کوالٹی اور کیپیبلٹی کو ریفلیکٹ کرے گا، آپ کی لرننگ کو ریفلیکٹ کرے گا۔ اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ایک اچھا ہینڈ رائٹنگ جو ہے یہ میجر رول پلے کرتا ہے آپ کے ایجوکیشنل اچیومنٹ میں۔ اگر آپ زندگی میں انٹیلیجنٹ ہارڈ ورکنگ ہونے کے بعد بھی اگر آپ پراپر اچیومنٹس نہیں حاصل کر سکے تو ہو سکتا ہے اس میں آپ کے ہینڈ رائٹنگ کا بہت زیادہ رول ہو۔ اس لیے اچھا ہینڈ رائٹنگ ہے تو اس کا ایک انکریجنگ ایفیکٹ بھی ہوتا ہے، اور اگر برا ہینڈ رائٹنگ ہے تو اس کا ڈسکریجنگ ایفیکٹ بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح اچھا ہینڈ رائٹنگ جو ہے آپ کو زیادہ مارکس دلاتا ہے، برا ہینڈ رائٹنگ آپ کو برے مارکس دلاتا ہے۔ بیوٹیفلی ریٹن پیپر کا جو کانٹینٹ ہے وہ ایگزامینر کو اٹریکٹ کرتا ہے، اور بیڈلی ریٹن مٹیریل جو ہے وہ آپ کو برے مارکس دلاتا ہے۔ تو آپ ایک چیز یاد رکھ لیں کہ if you have poor handwriting, it is a major reason for your underachievement. I have used the word underachievement. Underachievement کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے کہیں زیادہ کچھ حاصل کر سکتے تھے جو آپ صرف اس وجہ سے نہیں حاصل کر سکے کہ آپ کا ہینڈ رائٹنگ برا ہے۔ اس لیے
آپ میری یہ ڈسکشن سن کر کنونس ہو گئے ہوں گے کہ آپ کو فوری طور پر اپنا ہینڈ رائٹنگ جو ہے اس پر توجہ دینی ہے۔ یہ ایک میجر میڈیم آف کمیونیکیشن ہے۔ اگر آپ اپنی اس خامی کو دور کر لیں گے، آپ کا اچھا ہینڈ رائٹنگ ہوگا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، تو آپ کے آٹومیٹیکلی 10% مارکس امپروو ہو جائیں گے۔ یہ میں گارنٹی آپ کو دے سکتا ہوں کہ 5 سے 10% مارکس آپ کے سیم کانٹینٹ اور مٹیریل سے آپ کو مل سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم اپنی اس ڈسکشن کو ختم کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ میں نیکسٹ اپنے لیکچر میں حاضر ہوں گا، تو آپ ہمارے چینل کو فوری طور پر سبسکرائب کر لیں۔ تو اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے، ہماری ویب سائٹ بھی موجود ہے، اس پہ یہ ساری ہماری ویڈیوز بھی موجود ہیں، یہ پریزنٹیشنز بھی موجود ہیں، آپ وہاں پر ایکسیس کر کے ان کو کنسلٹ کر سکتے ہیں، اور بار بار ان چیزوں کو کنسلٹ کر کے یقیناً آپ اپنی جو کوالٹی آف لرننگ ہے اس کو امپروو کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر جی ایم چودھری آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔